सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि एग्रीकल्चर है पढ़ रहे थे और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? पूरी दुनिया का जनरल अगर हम समझे तो पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, हर देश एक साथ जुड़ा हुआ है बिजनेस के जरिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक देश है, वहां से कोई सामान बनता है तो पूरी दुनिया के अंदर वो बेच सकता है और बेचा जाता है। या कोई कंट्री है, वहां दुनिया भर से सामान आ रहा है। ठीक है, तो दुनिया बिजनेस के जरिए सारे देश एक साथ जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसा है, किसी चीज की खेती एक जगह की जाती है और उन फसलों को पूरी दुनिया के अंदर बेचा जाता है। तो क्या असर पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे, ये हम देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये कोई नई चीज नहीं है कि हाँ 10 15 20 साल के अंदर आई। ये बहुत पहले से थी। कब से थी? इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। ये कोलोनाइजेशन के टाइम से थी। अब कोलोनाइजेशन क्या होता है? कोई देश अगर किसी दूसरे देश पे जाकर कब्जा कर लेता है तो इसी प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे अंग्रेज यहां आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया था, तो इसको कहेंगे ये कोलोनाइजेशन है। और जहां पर कब्जा किया है उसको कहेंगे कॉलोनी। यानी इंडिया एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की कॉलोनी थी। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोलोनाइजेशन के टाइम से है। In the 19th century, when European traders came to India, at that time, too, Indian spices were exported to the different countries of the world, and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. तो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जब यूरोप के जो बिजनेसमैन थे यहाँ बिजनेस करने के लिए इंडिया आए, तो उस टाइम भी इंडिया के अंदर जो मसाले होते थे, जिन क्रॉप से हम मसाला बनाते हैं, उसको अलग अलग देश के अंदर भेजा जाता था। यानी बाहर से, यूरोपियन कंट्री से लोग अपना सामान लेकर इंडिया आते थे बेचने के लिए, और इंडिया से सामान, खास तौर से जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाते थे। और इसीलिए जो फार्मर थे साउथ इंडिया के, उनको भी इंकरेज किया गया, उनको भी बढ़ावा दिया गया कि वो भी इन सब की खेती करें जिनसे मसाले बनते हैं, यानी मसाले वाले क्रॉप की खेती करें। क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में जो खेती होती थी वो नॉर्थ इंडिया के अंदर होती थी, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वगैरह के अंदर। लेकिन जब दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई तो साउथ इंडिया के अंदर भी इस बात की खेती शुरू हो गई। टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज की डेट में भी देखें तो ये मसाले एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंडिया से बाहर भेजी जाती हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल फॉर दियर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो जब अंग्रेज यहाँ थे, ब्रिटिश यहाँ हुकूमत कर रहे थे, तो उस टाइम भी जो कॉटन बेल्ट है, यानी वो एरियाज जहां पर कॉटन अच्छे से ग्रो होता है, तो वहां पर ब्रिटिशर्स को अट्रैक्शन हुआ कि यहां पर इतने अच्छे कॉटन हो रहे हैं, तो यहां से कॉटन लेकर वो ब्रिटेन भेज देते थे। और वहां की जो कपड़ा बनाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहां पर ये इंडियन वाले कॉटन यूज होते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो मैनचेस्टर के अंदर और लिवरपूल के अंदर जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, वो जो फ्लरिश्ड हुई है, ये फली फूली है, यानी जो बड़ी हुई है, वो इसलिए क्योंकि अच्छे क्वालिटी का कॉटन इंडिया से जा रहा था। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। तो चंपारण मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी है, जो बिहार के अंदर स्टार्ट हुई थी। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन दियर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। तो जो चंपारण, बिहार का एक इलाका है चंपारण, वहां पर जो फार्मर्स थे उनको मजबूर किया जा रहा था कि आप इंडिगो यानी नील की खेती करिए, क्योंकि वो नील रंगने में काम आती। जो ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो कपड़ा रंगने के लिए नील इस्तेमाल होता है। तो वहां अंग्रेजों ने फार्मर्स को मजबूर किया कि आप इंडिगो की खेती करिए, इसीलिए मूवमेंट चलाई गई थी। दे वर अनएबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। तो जब इंडिगो खेती करेंगे, अब इंडिगो को तो खा नहीं सकते, तो वो बेचारे किसान पहले खाने वाली चीजें ग्रो करते थे, अब उनको इंडिगो खेती करनी पड़ रही है। यानी अब उनको इंडिगो से कुछ जो पैसा मिलेगा, अंग्रेज वैसे भी पैसा कम देते थे, उससे उनको खाने के लिए चीजें खरीदनी पड़ती थी, जो कि उनके लिए मुश्किल था। इसीलिए मूवमेंट चलाई गई थी कि हमको फिर से खाने वाली चीजें ग्रो करने की परमिशन दी जाए। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990s, the farmer in India have been exposed to new challenges। और जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था या और आगे बढ़ चुका था ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, खासतौर से हम 1990s की बात करें, तो इंडिया के जो फार्मर थे, किसान थे, उनके सामने एक नई चुनौती आ गई। डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस, our agriculture products
are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. तो हमारे देश के अंदर ये जो कॉटन है, रबर है, टी, कॉफी, जूट वगैरह, ये अच्छा खासा ग्रो किया जाता था और हमारी मार्केट भी अच्छी है, बिकता भी अच्छा था। लेकिन फिर भी हमारे देश से बने हुए ये उगाए हुए जो सामान थे, क्रॉप्स थे, वो दूसरे देश वाले उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, यानी उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि दूसरे देशों के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, यानी अगर दूसरे देश के अंदर जो किसान होते थे उनको सरकार बहुत ज़्यादा सस्ते में फर्टिलाइज़र हो गया या और दूसरी मशीनें हैं बहुत सस्ते में दिला देती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी उनको बहुत अच्छे से मिल जाती थी, तो उनकी जो खेती थी वो बहुत अच्छे से हो जा रही थी। इसीलिए हमारे जो किसान थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, इतना सारी चीज़ों उनके पास थी नहीं, तो इतनी अच्छी फसल भी नहीं हो पाती थी कि उनसे मुकाबला कर सके। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। तो आज की डेट में भारत के किसान वो चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, क्या भैया किधर जाना है, किधर इन एग्रीकल्चर को लेके जाना है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो अब हमको तय करना है कि अपने एग्रीकल्चर को किस तरफ लेके जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो और उससे फायदा हो, तो हमको प्रॉपर थ्रस्ट देना पड़ेगा, यानी जोर लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं उनकी स्थिति सही हो सके, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। अब ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर क्या होते हैं? ये फार्मर्स की कैटेगरी होती है, लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल। हर कंट्री का अपना अलग तरीका होता है नापने का। जनरल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी किसान के पास 2.5 एकड़ लैंड से कम जमीन है उसके पास, तो हम कहेंगे ये मार्जिनल है, और 2.5 एकड़ से अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे स्मॉल। ज्यादा मतलब उसके आसपास थोड़ा सा ज्यादा, और बहुत ज्यादा जमीन है तो वो लार्ज में आएगा। ठीक है, तो जो छोटे किसान है या मार्जिनल यानी बिल्कुल ही छोटे फार्मर है, तो उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसने वादे तो बहुत किए थे कि ये चीजें हो जाएंगी और बिल्कुल एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आजकल ये ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमें चीजें मिली थी वो विवाद में है, यानी उनकी प्रॉब्लम निकल कर अब सामने आने लगी है, तो लोग इसकी बुराई करना शुरू कर दिए हैं। इट हैज बीन एलिज्ड दैट इट हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। तो इसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो चीजें मिली थी उनके वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो बताया जा रहा है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी लैंड की क्वालिटी कम होती जा रही है। किस वजह से? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, क्योंकि केमिकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ड्राइंग एक्विफायर्स, अब इरिगेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो जमीन के अंदर का पानी होता है उसको हम एक्विफायर कहते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो सूखने लग रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल लगा दिया और मस्त पानी निकल रहा है। आप सोच रहे हैं फ्री का पानी आ रहा है, खत्म तो होगा ही नहीं। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, पानी खत्म होगा तो आसपास जो लाइफ है, एनिमल, प्लांट, बर्ड, वो भी नुकसान होगी, तो वहां से बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है, पेड़ पौधे भी सूखना शुरू हो जाएंगे। द कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज की डेट में क्या चल रहा है? एक टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती थी, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन पुराना हो गया, अब उसको लोग बुरा समझने लगे। अब बात हो रही है जीन रेवोल्यूशन की, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आ रहा है। अब ये जीन रेवोल्यूशन क्या है? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हमने बहुत सारी चीजें बनाई थी, जिसमें से आपका HYV सीड बनाया था, जो कि अलग अलग तरीके के सीड को मिलाकर एक अलग तरीके की सीड हम बनाते हैं। जीन रेवोल्यूशन में क्या करते हैं, उस सीड की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर हम कुछ बदलाव करते हैं, यानी उसके डीएनए में चेंज कर देते हैं, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि उसमें बदलाव ऐसा हो जाता है कि उस पेड़ के अंदर, उस क्रॉप के अंदर कोई बीमारी नहीं लग पाती, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रॉप से आपको कुछ अमाउंट में विटामिन मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, तो उसमें ऐसा बदलाव कर दिया जा रहा है कि वो विटामिन, मिनरल और प्रोटीन वो बढ़ जा रहा है उसके अंदर। उतने ही क्रॉप के अंदर अब ज्यादा आपको विटामिन मिल जाएंगे, ज्यादा प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो आज जीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, और ये किसके जरिए आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी एक पूरा डिपार्टमेंट है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन्स के बारे में पढ़ा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन के बारे में पढ़ा जाता है। किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर और किसी चीज के डीएनए के अंदर कैसे बदलाव कर दें और अपने हिसाब से उसको फेवरेबल बना लें।
Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seed. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए क्या है, हमें मदद मिल रही है कि हम नए तरीके की हाइब्रिड सीड बना सकें, यानी जो ओरिजिनल सीड है उसके अलावा दूसरी सीड हम बनाएं जो वही वाला क्रॉप दे लेकिन उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर कॉमनली जो है सीड कौन सी है? जीएम सोयाबीन हो गई, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो जीएम सोयाबीन, जीएम कॉटन, जीएम मेज, तो सीड पे लिखा होता है, सीड के पैकेट पे जीएम लिखा है, इसका मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है. तो यही सब यूज होती है इंडिया के अंदर. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वोग में है, यानी फैशन में है कि आजकल हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो इससे पहले हम फार्मिंग कर रहे थे इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल रहे थे, केमिकल्स डाल रहे थे, उससे हेल्थ पे नुकसान हो रहा था, लैंड पे नुकसान हो रहा था और इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा था. तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गए कि हम ये सब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बाहर से नहीं डालेंगे. अब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मैन्योर डाल देते हैं, यानी खाद वगैरह डाल देते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, यानी हम ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे लैंड को, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी. तो इसके अंदर केमिकल्स नहीं यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं यूज हो रहे हैं. हैज इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन नेगेटिव मैनर, तो इससे गलत नुकसान एनवायरमेंट पे नहीं पड़ रहा है. A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on holding that grow smaller and smaller as the population rises. तो जो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये सोच रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो भारत के फार्मर हैं उनका भविष्य बहुत अंधकार में है, बहुत बेरंग है, यानी आगे कोई हमको इनका भविष्य नहीं नजर आ रहा है अगर इसी तरीके से वो फूड ग्रेन ग्रो करते रहे उन जमीनों पर जो कि छोटी होती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है. अब जमीन कैसे छोटी हो रही है? फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी के पास जमीन थी, उसके बाद उसके बच्चों को मिलेगी, 2 3 4 जितने भी होंगे, तो वो जमीन उतने हिस्से में छोटे छोटे उसके टुकड़े होते चले जाएंगे. तो अब छोटी छोटी जितनी जमीन होती जाएगी उतना खेती करना में प्रॉब्लम हो जाएगी. इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 million in 2011 which depends upon 250 million approximate hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. तो भारत की जो पॉपुलेशन है जो कि रूरल एरियाज में रहती है, यानी मेन शहर के एरिया से हट के जहाँ जो रहती है, वो करीब 833 मिलियन है अगर 2011 का रिकॉर्ड देखें. और वो किस पे डिपेंड है? 250 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है जिस पे खेती की जा रही है उस पे डिपेंड है कि यहाँ से जो हमको फसल मिलेगी उसी से खाएंगे, उसी जिंदगी गुजरेगी. तो एक आदमी के हिसाब से हम अगर देखें तो एक आदमी के लिए हाफ हेक्टेयर से भी कम खेत है जिससे उसको खर्चा चलाना है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यूड क्रॉप्स. तो करना क्या चाहिए इंडियन फार्मर्स को कि अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई करें, यानी अभी जो अनाज वगैरह ग्रो कर रहे हैं उससे आप हटिए और ऐसे क्रॉप को ग्रो करिए जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो. दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली. तो इससे क्या होगा? एक तो इनकम इनकी बढ़ जाएगी, भाई ऐसी चीज आप ग्रो करोगे जिसमें जो ज्यादा महंगी बिकती है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, तो दोनों चीजें एक साथ आपको मदद मिल जाएगी. बिकॉज फ्रूट, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जत्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अनाज को छोड़कर आप फ्रूट्स ग्रो करेंगे या वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, फ्लावर्स, वेजिटेबल, और जो बायोडीजल है, बायोडीजल क्या होता है कि इसको आप डीजल इंजन के अंदर कुछ अगर बदलाव कर दें तो डीजल की तरह इसको यूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी चलाने के लिए. और ये हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि आपका जत्रोफा हो गया, जोजोबा हो गया. तो इन सब की खेती के लिए आपको पानी की कम जरूरत पड़ेगी. वैसे तो बारिश से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर बारिश फिर भी कम होती है तो थोड़े से इरिगेशन से आपका काम चल जाएगा. जबकि अगर राइस और शुगर केन की बात करें तो वहां पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी. इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यूड क्रॉप्स. तो हमारे जो इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के क्लाइमेट है उसका हमको सही इस्तेमाल करने की जरूरत है कि जहां पर जो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकता है उस क्लाइमेट के हिसाब से वो ग्रो होना चाहिए. अब ऐसा नहीं कि हर कोई अनाज ही ग्रो करना शुरू कर दिया कि चलो अनाज सरकार खरीद लेगी, पैसा मिल जाएगा.
नहीं, जहां पर जो क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है उसको हमको करना चाहिए, और खास तौर से जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जो अच्छे से मार्केट में जिनका पैसा मिलता है, उसको ग्रो करना चाहिए। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अब अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को बदल दें, कुछ चेंजेस ले आए, यानी जो अनाज ग्रो कर रहे हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दें, कोई दूसरे जिनसे ज्यादा फायदा होता है, इसका मतलब यह है अगर खाने वाली चीज की खेती आप कम कर दोगे तो खाने की जरूरत को कैसे पूरा करोगे? आपको दूसरे देश से खाना खरीदना पड़ेगा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल खरीदना पड़ेगा। ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर। तो 1960 में ऐसे ही कुछ हुआ था, खाने की कमी हो गई थी और बहुत सारे लोग भूख की वजह से मरे थे। बट इफ इंडिया इंपोर्ट सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज लाइक इटली, इसराइल एंड चिले। लेकिन अगर इंडिया ऐसा करता है कि खाने वाले अनाज हम चलो बाहर से खरीद लेंगे, अपने देश के अंदर हम उन चीजों को ग्रो करें जिनका मार्केट में पैसा ज्यादा मिलता है, तो क्या होगा? उसको हम बेचेंगे और खाने वाली चीजों खरीद लेंगे, तो हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, जैसे इटली, इसराइल और चिले में होती है। तो हम उन जैसे बन जाएंगे। दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स। तो ये कंट्रीज क्या करते हैं, इटली, इसराइल, चिले की हम बात करें तो फ्रूट, ऑयल, खास तौर से जो सीड वाले ऑयल होते हैं, और वाइन, तो ये सारी चीजें वो बाहर दूसरे देश में बेचते हैं और अनाज खरीद लेते हैं। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट द इशू। क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि खाने के लिए फिर मुश्किल हो जाए। तो ये रिस्क है हमारे सामने, इसको बहस करने की इसमें जरूरत है। तो ये चैप्टर यहां आकर खत्म हो जाता है। मैप वाले के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां मैप डिस्कस हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।